नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। कल बाजार टूटा और आखिरी में इतना सा कॉन्फिडेंस और बीच हो रहा था। 8500 का ऑलमोस्ट लेवल हमने छू लिया, लेकिन कल के 8500 के स्तर के बाद आज कहाँ जाएगा बाजार? कल एक चीज आपने देखी, निफ्टी भले ही टूट रहा हो लेकिन निफ्टी बैंक बहुत टूटने को तैयार नहीं था। कल एफआईएस का ट्रेडिंग पैटर्न कुछ ऐसा था जो ये दिखा रहा था कि शायद यहाँ से चांसेस है पुल बैक के, और निफ्टी इटसेल्फ लगातार 8 सेशन की गिरावट के बाद, 8 बड़ी सेल ऑफ कैंडल्स के बाद क्या आज एक पुल बैक देगा? शायद संकेत इसी बात का। शुरुआत करते हैं एसएक्स निफ्टी से। आपकी स्क्रीन पर देखें लगभग इस वक्त 33 अंकों पर 8565 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। देखिए पुल बैक के चांसेस हैं आज, जैसे मैंने कहा कि ओवरसोल्ड जोन में है। आइए देखिए एग्जैक्टली ये पुल बैक का ख्याल आया कहाँ से। देखिए ये आंकड़ों के लिहाज से आया। आइए शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को। देखिए ट्रेंड रिवर्सल नहीं, प्लीज इसको आप ट्रेंड रिवर्सल मत कहिए, लेकिन एक टेक्निकल पुल बैक का जोन पॉसिबल है। निफ्टी इस वक्त ओवरसोल्ड में है और ऐसे आपका ऑलमोस्ट 37 की ट्रैजेक्टरी में है। निफ्टी बैंक 18,900 19,050 के स्तर को तोड़ने को तैयार नहीं है। एफआईएस के स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी ये एक संकेत है कि यहाँ से बाजार में एक पुल बैक ड्यू है। 8520 का एसएल लगाकर एक पुल बैक ट्रेड तलाशना कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ, वेट करिए 8620 का 8640 जहां पर आपका 50 डेमा आता है, वहां जाके अनवाइंड कर लीजिए अपने ट्रेड को। निफ्टी बैंक भी लॉन्ग करिए और याद रखिए 19,270 ये 50 डेमा है, और अगर ये पार हुआ तो अच्छा मूव निफ्टी बैंक भी दे सकता है। तो एक पुल बैक ट्रेड करने की पूरी गुंजाइश इस वक्त बाजार दे रहा है। जी देखिए, सबसे पहले जो क्यूज मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से उन्हें समझ लेते हैं। एसएक्स निफ्टी कंफर्ट दे रहा है 30 अंकों से ज्यादा के गेंस के साथ 8565 के लेवल्स पर है। लेकिन यूएस में क्या कामकाज चल रहा है और सभी एशियन मार्केट से भी कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये पूरी अपडेट ले लेते हैं रजत से। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए। जी बिल्कुल, 30 अंकों से ज्यादा की बढ़त एसएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर आप मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वो आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। कोई बड़ी तेजी नहीं है मार्केट्स में, लेकिन फिर भी बायस पॉजिटिव है, यानी फ्लैटिश टू पॉजिटिव। इसके अलावा शंघाई की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, हैंगसेंग में अब उछाल 1% के आसपास का हो गया, और कॉस्पी ताइवान पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स निशान में कामकाज कर रहे हैं। उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पर डेफिनेटली होगा, और हो सकता है जो शॉर्ट कवरिंग की बात अभी वीरेंद्र कह रहे थे वो जरूर होती हुई नजर आए। अमेरिकन मार्केट्स हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग क्यूज नहीं है, लगभग 0.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, और सबसे ज्यादा जो गिरावट थी वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एनर्जी स्टॉक्स पे देखने को मिल रही थी। कल क्रूड अंडर परफॉर्म कर गया मार्केट्स को, उसका असर एनर्जी स्टॉक्स पे आता हुआ नजर आया। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी फेड वाइस चेयरमैन स्टैनली फिशर की ओर से कि कम ब्याज दरों में से जो इकॉनमी है उसमें मंदी का खतरा है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि महंगाई और रोजगार के लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन कम ब्याज दरें जो है वो इकॉनमी को हर्ट कर सकती हैं, मंदी बढ़ सकती है। तो इंडिकेशन ये था कि ब्याज दरों को बढ़ना होगा इन स्तरों से, उसका असर जो था वो बाजार झेल रहा था। कल ऊपरी स्तरों में मुनाफा वसूली थी, और आईपी के जो आंकड़े थे और न्यूयॉर्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के आंकड़े वो कहीं ना कहीं गिरावट शो कर रहे थे, उसका असर भी मार्केट्स पे देखने को मिला था। एक नतीजा जो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा था वो था बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे बेहतर थे, असर था स्टॉक प्राइस पे। लेकिन ओवरऑल देखें तो क्यूज मिक्स थे, और फेड वाइस चेयरमैन की जो स्टेटमेंट्स थी उसका असर मार्केट्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। यूरोपियन मार्केट से क्यूज अब ज्यादा बाजार ढूंढने की कोशिश करेगा कि वहां पर ईसीबी की जो बैठक हो रही है गुरुवार को बहुत मायने रखती है इस बार बाजार के लिए। बॉन्ड खरीद जो प्रोग्राम है उसकी समय सीमा पर सफाई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्च 2017 में बॉन्ड खरीद प्रोग्राम बंद हो रहा है ईसीबी का। उससे पहले ये समय सीमा में बढ़ोतरी के अगर कोई इंडिकेशन मिल जाते हैं तो बाजार के लिए राहत की खबर होगी। अगर नहीं तो कल जो हाल हुआ यूरोपियन मार्केट्स का, ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स 1% के आसपास टूटे, वो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए भी एग्जैजरेट हो। तो ईसीबी की बैठक जो गुरुवार को होनी है वो इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बड़ा ट्रिगर है। जी शुक्रिया रजत आपका। तो जो रजत ने क्यूज बताए हैं सारे, उसमें यूएस मार्केट्स थोड़ी कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ रुझान रहा है, एशियन मार्केट्स मिक्स्ड है, लेकिन अच्छा संकेत मिल रहा है एसएक्स निफ्टी से आज की शुरुआत से पहले। टीएस हरिहर हमारे साथ मौजूद हैं। हरी, अब तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें 2 फैक्टर्स मुझे पॉजिटिव लगे पुल बैक के लिए। तो एसएक्स निफ्टी जो 30 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, और दूसरा बैंकिंग स्टॉक्स और निफ्टी बैंक जो कि कल की सॉफ्टनेस में या फिर वीकनेस में जो भी थोड़ी बहुत दिखी उसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर रहा था। आपका व्यू क्या है अभी इंडेक्स पर आज के लिए, या फिर अगले 2-3 सेशंस के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप प्लान कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि जो मार्केट का एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था वो सितंबर 29 को जब गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किया, आई थिंक उसके बाद स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव हो गया। और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ काइंड ऑफ अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, ये मार्केट एक सेल ऑन राइजेस मार्केट हो गया। तो आपको देखने को ये मिलेगा कि जब भी मार्केट थोड़ा बाउंस होगा, समझ लीजिए 8,700 8,800 के आसपास जाएगा, तो वहां आपको काफी हद तक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आप एफआई बाइंग और सेलिंग को देखिए।
पिछले 3 दिनों में लगभग 1950 करोड़ का सेलिंग किया ये लोगों ने। दैट्स क्वाइट अ बिट। आई थिंक 900 करोड़ और 450 करोड़। सो काफी हद तक हमने देखा कि एफआईएस का सेलिंग हुआ है, और आई थिंक दैट इज ऑल्सो ओवरऑल नेगेटिव एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न। आई थिंक तीसरी बात, ग्लोबल क्यूज अब भी काफी प्रेशर में है। मिसाल के तौर पर आप यूएस रेट एक्शन देखिए, माना जाता है कि दिसंबर में रेट्स बढ़ाया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे अभी एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। माना जाता है कि यदि ट्रंप आएंगे तो ट्रेड बैरियर्स आएंगे, हिलरी क्लिंटन आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होगा। तो आई थिंक ओवरऑल कंसर्न्स मार्केट के काफी ज्यादा है, और आई थिंक चाइनीज जीडीपी डेटा पे डिपेंड हो गई थी। चाइना जीडीपी थोड़ा एंकरेजिंग रहा तो शायद आई थिंक इंडियन मार्केट्स में स्टार्ट लुकिंग अप, और इंडियन जो रिजल्ट्स है अब तक उतने एंकरेजिंग नहीं है। तो आई वुड बिलीव दैट मार्केट विल स्टिल बी अंडर प्रेशर। कोई भी राइस पे यहाँ पे आई थिंक मार्केट को बेचना चाहिए, राइस पर बेचना चाहिए, ऐसा हरी मानते हैं। मार्केट्स में अभी उनकी यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन कल का डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं ताकि इंडिकेशन मिल पाए, एक सेंस मिल पाए कि निफ्टी पर अगर आप आज ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वीरेंद्र, क्या क्यूज मिल रहे हैं? कैश मार्केट में तो जो रुझान रहा है बीते 2-3 दिनों में, वही रिफ्लेक्शन कल भी कायम रही है। डीआईज बायर्स रहे हैं, एफआईएस की ओर से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आया है। लेकिन आपने निफ्टी बैंक का जिक्र किया कि कल की कमजोरी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं आज के लिए और कैसा ट्रेड किया जा सकता है? जी देखिए दीपाली, इनफैक्ट जो हरी ने बात कही कुछ देर पहले कि जो स्ट्रक्चर खराब हो गया था, नो डाउट स्ट्रक्चर तो खराब हो चुका है, और हम इस वक्त बड़े, अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, वीक टेक्निकल सेटअप में है इस वक्त, नो डाउट। लेकिन कभी कभी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपको पुल बैक देख सकते हैं आप। आई थिंक ये वो पॉइंट है। आप निफ्टी बैंक के चार्ट देख रहे हैं किस तरीके से इसने 19,000 को कल होल्ड किया। ये सबसे ओवरसोल्ड इंडेक्स है इस वक्त, और ये बार बार कल पुल बैक में, कल इसने अपने ऑलमोस्ट 50 डेमा को रिविजिट करने की कोशिश करी लेकिन पार नहीं कर पाया। आइए शुरुआत करते हैं एफआईएस के डेटा से। देखिए एफआईएस का डेटा कल काफ़ी खराब था। कैश मार्केट में उनकी तरफ से 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, माफ कीजिएगा 456 करोड़ की बिकवाली थी। डीआईज इसके उलट थोड़ा सा अगर आप देखें खरीदारी करने में मशरूफ थे, लगभग 235 करोड़ रुपए की। लेकिन अगर आप एफआईएस के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स को देखें, वो थोड़े से अगर आप देखें ठीक ठाक थे। क्यों बताता हूँ मैं आपको, 290 करोड़ की उनकी तरफ से बिकवाली थी। कल उन्होंने जो स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए जो ये बिकवाली थी ना, ये थी लॉन्ग अनवाइंडिंग, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग उनकी तरफ से हुई, लेकिन फ्रेश शॉर्टिंग का डेटा कुछ नहीं था बहुत हद तक उनकी तरफ से। इंडेक्स ऑप्शंस में 206 करोड़ की बिकवाली करी। उन्होंने कल क्या करा, जब इसके कॉन्टेक्स्ट दिख रहा था, उन्होंने जो उनकी थोड़ी शॉर्ट पुट थी वो कवर कर ली थी, और जो थोड़ी लॉन्ग कॉल थी वो भी कवर करी। लॉन्ग कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके कम होते, दैट मीन्स जो कॉल राइटिंग का बहुत सीवियर डेटा था, बहुत हायर लेवल्स की कॉल राइटिंग थी, वो उन्होंने थोड़ी सी कवर कर ली थी यहाँ पे। तो और तीसरी चीज़ बताऊँ आपको मैं, सबसे जो इंटरेस्टिंग था वो था स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में 1101 करोड़ रुपए की खरीदारी करी उन्होंने। तो दैट मीन्स थोड़े से स्टॉक्स उनको इन लेवल पे इंटरेस्टिंग लग रहे थे जहाँ पे उन्होंने कल एंट्री मारी है। तो एफआईएस के डेटा में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से बाइंग आई है, इन लेवल्स पे सर्टेन स्टॉक्स में वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। फिर आप आइए देखिए, मैं कह रहा हूं कि पुल बैक के चांसेस है। क्यों? दो बातों को देखते हुए, एक तो निफ्टी बैंक 19,000 होल्ड कर रहा है, बार बार अपने 50 डेमा को टेस्ट कर रहा है। आपका निफ्टी का आरएसआई ऑलमोस्ट 37-36 की ट्रैजेक्टरी में है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहां से पुल बैक के चांसेस हैं। आप देखिए 8600 की कॉल में कल कॉल राइटिंग का लेवल देखिए, 15 लाख शेयर बिके। तो इसके आधार पर और 50 डेमा के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुल बैक यहां से आएगा भी तो उसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ उस पुल बैक का होगा आई थिंक 8630 से 8640 की ट्रैजेक्टरी में। सो इफ यू आर कमिटिंग अ पुल बैक ट्रेड, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 8520 8530 और वेट फॉर मैक्सिमम 8640। उससे ज़्यादा की उम्मीद मत करिएगा यहाँ पर क्योंकि उसके ऊपर अगर आप देखें जो कॉल राइटर्स हैं वो कहते हैं कि फॉर द टाइमिंग वो परमिशन नहीं दे रहे हैं कि 8650 के ऊपर निफ्टी जाएगा। तो मैं निफ्टी पर आज एक पुल बैक ट्रेड कमिट करूंगा। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना है, ज़्यादा वैल्यू रिस्क नहीं रखनी है, हार्डली 8510। निफ्टी बैंक पे आइए। देखिए परसों हमने बात कही थी कि निफ्टी बैंक कमज़ोर होगा, लेकिन अब देखिए एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स ने ना अपने 200 डेमा को वॉलेट नहीं किया। कल थोड़ी सी बॉयंसी आ रही थी, कल रोज नेफ्ट की खबर ने आईसीआईसीआई बैंक पे एक इम्पैक्ट डाला। तो मैं फॉर द टाइमिंग निफ्टी बैंक पे अब इतना बेरिश नहीं हो दीपाली। यहाँ से निफ्टी बैंक में भी एक पुल बैक ट्रेड की गुंजाइश है। 19,050 का स्टॉप लॉस लगा के देखिए ये कैसे बिहेवियर है इसका, 19,270 की तरफ जो उसका 50 डे में है। अगर उसको पार कर गया तो ये भी अच्छा पुल बैक देगा और निफ्टी भी अच्छा पुल बैक देगा। तो आज एक गुंजाइश है पुल बैक ट्रेड की दीपाली। बिल्कुल पुल बैक ट्रेड की गुंजाइश है आज, और लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आप निफ्टी पर आज ट्रेड करें। हरी, अब निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स का वीरेंद्र ने जिक्र किया है, तो कल का एक स्टार परफॉर्मर था आईसीआईसीआई बैंक, 7% के गेन्स के साथ ये क्लोज भी हुआ। कल जो बढ़त आई है
हालांकि वो एक खबर के आधार पर थी, लेकिन जो मजबूती कल दिखी वो कितनी सस्टेनेबल लग रही है आपको? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कल जो रॉसनेफ्ट और एसआर का डील हुआ, जो 87,000 करोड़ का डील था, मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो सकता है जहाँ तक बैंक्स विद ट्रबल्ड एसेट्स का सवाल है। मिसाल के तौर पे प्राइवेट स्पेस पे आप देखिए एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, आई थिंक ये दो बैंक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। जहाँ तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, आई थिंक द लार्जर पीएसयू बैंक्स लाइक स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। मैं ब्रॉडली क्या मानता हूं कि ये जो रॉसनेफ्ट का डील हुआ है, इससे आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में एक शिफ्ट हो सकता है, और शिफ्ट ये होगा कि people may start reducing their positions in private banks and increase their position in PSU banks. इससे नतीजा ये होगा कि आपको बैंकिंग इंडेक्स में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हेवी वेट्स है जैसे HDFC है, आई थिंक उसमें कोई खास आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन PSU बैंक्स में आई थिंक यू मे गेट टू सी अ लॉट मोर मूवमेंट फ्रॉम हियर। तो एज अ स्ट्रेटजी आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन PSU बैंक्स, लेस ऑन प्राइवेट बैंक्स फ्रॉम दीज लेवल्स। लेकिन हरी, जैसे कि आपने कहा PSU बैंक पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो चॉइसेस बताएंगे आप अपनी? आई मीन SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर स्पेशली कुछ डेडिकेटेड मिड कैप PSU बैंक, आई मीन लाइक देना बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, इन पे फोकस करेंगे आप? देखिए, जहां तक छोटे बैंक्स का सवाल है, आई थिंक उनके एक्सपोजर ये बड़े ग्रुप्स में उतना ज्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कोई कॉर्पोरेशन या इलाहाबाद बैंक देखोगे तो इनका एक्सपोजर काफी हद तक SMEs पे है, और SMEs अ डिफरेंट बॉल गेम कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग नाउ। मेरे ख्याल से अभी हम जो देख रहे हैं, जैसे JP ग्रुप का हुआ, जो SR ग्रुप का हुआ, जो आरकॉम का कुछ हद तक हो रहा है, आई थिंक ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में दिस डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो इसका फायदा मैं मानता हूं कि जो बड़े PSU बैंक से, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कुछ हद तक PNB है, स्टेट बैंक है, इनको ज्यादा मिलेगा। तो मेरा फोकस ज्यादा इन बड़े PSU बैंक्स पे रहेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हरी ने रेस किया है कि बड़े हाउसेस में जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है उससे फायदा पहुंचेगा बैंकों को। JP ग्रुप के बाद ADAG ग्रुप और अब SR ग्रुप, कौन से वो बैंक से जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा इस पूरी रिस्ट्रक्शन से, इस पर हम बातचीत करेंगे आगे चल के शेयर बाजार लाइव और फर्स्ट।